जी, हमारे संजय टंडन जी, हमारे सहप्रभारी पवन राणा जी, हमारे संगठन मंत्री प्रदेश के, इंदु गोस्वामी जी, राज्यसभा की सदस्य, हमारे हमारे लोकसभा के सदस्य, हमारे सम्मानित मंच, सभी महामंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित प्रदेश कार्य समिति के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंत्रीगण, विधायकगण, जिला परिषद के नए चुने हुए प्रतिनिधिगण, हमारे जिला के अध्यक्ष और सभी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अभी जो चुन के आए हैं उन सबका अभिनंदन, स्वागत। और हमारे मीडिया के प्रतिनिधि, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे प्रतिनिधि, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे हिमाचल प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में आप सबके साथ मिलने का सौभाग्य मिला और आप सबसे इस बैठक के माध्यम से कुछ चर्चा करने का भी मौका मिला है। मैं आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया। आज से कोई 7-8 दिन पहले सुरेश कश्यप जी ने कहा था कि आपने आना है। थोड़ी मेरी चुनाव की व्यस्तता थी तो मैंने कहा मैं वर्चुअल आपके साथ जुड़ जाऊंगा, तो इन्होंने कहा वर्चुअल होता है, रियल होता है, तो आप ज़रा रियल आएंगे तो ठीक रहेगा। तो मुझे आपने निमंत्रित किया और मैं आया देवभूमि में, अपनी मातृभूमि में। मेरे को बहुत अच्छा भी लगा। अपनी बात को कहने से पहले मैं एक परिचय आपसे ज़रूर करा दूं। आपकी प्रभारी और सहप्रभारी से तो परिचय है ही। सौदान सिंह जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अब चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और हेडक्वार्टर चंडीगढ़ रह करके ये सारा देखेंगे। बहुत संगठन का अनुभव है और लंबे समय तक इन्होंने मध्य भारत में काम किया। छत्तीसगढ़ में मुझे इनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। लंबे समय तक वहाँ सरकारें चली हैं, उसके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसे संगठन अब हमें उत्तर भारत के लिए भी मिले हैं। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हमें विश्वास है कि हमारे दोनों प्रभारियों के साथ मिलकर के यहाँ का भी काम अच्छी दृष्टि से हम करेंगे। मित्रों, हमारे सुरेश कश्यप जी ने आपके सामने बहुत सी बातें कही और उन्होंने हिमाचल में, देश में, पार्टी में, सरकार में किस तरीके से एक हम विकास कर रहे हैं, विकास के साथ साथ पार्टी आगे बढ़ रही है, सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं, इसका उन्होंने एक विवरण आपके सामने रखा। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं, जहाँ भी किसी को खड़ा करते हैं वो चुनाव जीत के आया हुआ होता है। अभी परिचय कराया गया, पंचायती राज में आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल की और लक्ष्य भी आपने बहुत अच्छा तय किया। ग्राम सभा से विधानसभा, एक लंबी यात्रा, उसका भी रोड मैप आपने खींचा। तो मैं सोच रहा था कि ये हौसला, ये बुलंदी, ये हर्षोल्लास, ये महत्व, ये इस तरीके का वातावरण किसी और पॉलिटिकल पार्टी का क्यों नहीं हो रहा है? आखिर वो भी तो चाहते होंगे, उनके यहां क्यों ये माहौल नहीं बनता है? मित्रों, उसका मूल कारण हमको समझना चाहिए। और मैं कई बार कहता हूं कि आप सब लोग, हम सब लोग जो इस पार्टी में आए हैं, अपने आप को खुशनसीब समझो कि तुम सही जगह आए हो। इस बात को हमको समझना चाहिए। अब अगर आप पूछो तो बाकी पार्टियां, परिवार ही उनकी पार्टी हो गई। मैं कहना नहीं चाहता, मेरे से कहा गया कि हम इसका फैसला कैसे होगा, बोले हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। मैंने कहा कौन है पार्लियामेंट्री बोर्ड? बोले मेरे चाचा। और मैंने कहा और कौन कौन है? मेरे भाई। और कौन है? मेरा ताया। ये उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड। आप जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तक एक बार नजर दौड़ा के देखो,
सारी राजनीतिक दल परिवार की पार्टियां हो गई। पीडीपी उठा लो, नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा लो, आप बाकी पार्टियां उठा लो, हरियाणा की पार्टियां उठा लो, जिसको उठाना है, जो उठाना है उठा लो, सारी पार्टियां ऊपर से नीचे तक परिवार की पार्टियां। और हमारे यहां पार्टी ही परिवार है, इस बात को हमको समझना चाहिए। यही हमारा बड़ा है। ये 18 करोड़ की सदस्यता ऐसी नहीं हो गई। मैं दावे से कहता हूं कि कोई चाहे भी कि 18 करोड़ सदस्य बना ले, ताकत ही नहीं है किसी में कि कोई ताकत 18 करोड़ बना सकता है। इसलिए जब कोई चर्चा करते हैं ना, तो अगर आप ये कह देते हैं ना कोई नहीं है टक्कर में, तो अतिशयोक्ति नहीं है। दूर दूर तक कोई पहुंचने की ताकत नहीं रख रहा है। और ये सब लोगों के कलेक्टिव प्रयास के कारण और साइंटिफिक ग्रोथ के कारण हुआ है। बहुत बार आपको हम फैसले बहुत पसंद नहीं आते, लेकिन जिस तरीके से कुम्हार घड़े को गढ़ने के लिए ठोक ठोक के सारी चीजें बराबर करता है, उस तरीके से गढ़ी जाती है पार्टी। तब यह परिस्थिति आती है कि 18 करोड़ हमारा सदस्य संख्या होती है और कोई नहीं होता हमारे सामने जो हमारे से मुकाबला करता है। तो इसको भी हमको समझने की जरूरत है। हम एक विचार लेकर के चले हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमको आगे बढ़ाना है। वो हमारे उद्देश्य है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। आपको याद होगा 80 के दशक में जो हमारे पुराने कार्यकर्ता जितने हैं, हम लोग को हंसते हंसते लोग बोल देते व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल। तो नड्डा, तुम्हारे लोगों को तो कोई इकोनॉमी है ही नहीं, तुम लोगों को तो कुछ आर्थिक जगत की जानकारी नहीं है। और 4 कॉमरेड इकट्ठे होते थे और दास कैपिटल से शुरू करते थे और हमें समझाने लगते थे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। हम उन दिनों बोला करते थे कि एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, तुमको पेट ही नहीं होता, पेट के साथ मन, बुद्धि, आत्मा, इंटेलेक्ट, ये सब की जब तक शांति नहीं होती और सारे समाज की जब तक शांति नहीं होती, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ता, देश आगे नहीं बढ़ता। दिस इज अवर इकोनॉमिक मॉडल, जो हमने उस समय कहा था। ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल है और इस इकोनॉमिक मॉडल पर हम चले। उसी में से निकला अंत्योदय। अटल जी की सरकार हो, चाहे हमारे उस समय के केंद्रीय मंत्री शांता कुमार जी हो, अंत्योदय अन्न योजना, ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात, गरीबों तक अनाज पहुंचाने की बात, ये उस समय शुरू हुई, मजबूती प्रदान की गई। हमारे धूमल जी के कार्यक्रम चले जब ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने, प्रदेश सरकारों में अंत्योदय, अंत का उदय, सबसे अंत में खड़ा व्यक्ति का उदय, ये इकोनॉमिक मॉडल था। और उसी का विस्तार हुआ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी सारी स्कीम्स को आप उठा करके देख लीजिए, सारी स्कीम में सबका साथ है। सड़क बनती है तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं बनती, पानी आता है तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं आता, स्कूल बनता है किसी एक समुदाय के लिए नहीं होता, सबका साथ, सबका विकास। आयुष्मान भारत जाति के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना जाति के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, कम्युनिटी के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, सबका साथ। जो गरीब है, जिसको जरूरत है, 8 करोड़ दिया, 9 करोड़ देने का लक्ष्य बना लिया। यही सरकार यूपीए की थी ना, 9 सिलेंडर देंगे या 12 देंगे, इसमें से कितनों पर रिबेट मिलेगा, किस पर सब्सिडी छूटेगी, ये करते थे। यहां मोदी जी ने 8 करोड़ लोगों को 8 करोड़ बहनों को बांट दिया और 1 करोड़ इस साल भी बांटने का लक्ष्य बना लिया। इस तरीके से हम आगे, तो ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल रहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक मैं आप सबसे जरूर निवेदन करूंगा कि हम सब लोग कि हमारी ताकत है, तो उस ताकत में कभी कभी हम कमजोर भी होने लगते हैं, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। क्या है हमारी ताकत? हमारी ताकत है एकता, और एकता के साथ बड़े बड़े काम को हाथ में लेना। इसलिए हम थोड़ा भी लगते हैं तब भी सफल हो जाते हैं। और मैं कई बार हंसते हंसते बोलता हूं कि जगन्नाथ जी का जैसे रथ होता है, हम सब भी रस्सी को हाथ लगा देते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारी रस्सी खींचने से कितनी खींची है वो, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता रहता है। हमें इसमें एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं हम भी सिर्फ हाथ ही तो नहीं लगा रहे हैं,
उसके साथ साथ ताकत भी लगा रहे हैं कि नहीं, और ताकत अगर लगा रहे हैं तो हम कहां खड़े हैं और हमारी ताकत और उपयोगिता कितनी बनी है, इसको भी हमको असेस करना चाहिए। मुझसे कई बार मैं ऐसी चर्चा, क्योंकि कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूं तो कार्यकर्ता संगठन की बातचीत करूंगा। अब कार्यकर्ताओं से बातचीत करता हूं, हमसे कई लोग पूछ लेते हैं कि नड्डा जी मैं इतने सालों से हूं, मेरा कोई वो नहीं ध्यान में, मैं वहीं खड़ा हूं, मैं वहीं खड़ा हूं, मैं वहीं खड़ा हूं। तो मैं फिर कई बार पूछ लेता हूं कि भाई आप कुछ आगे बढ़ने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अकेले ही चलते रहे हो इस यात्रा में, किसी को साथ जोड़ा ही नहीं है। इसलिए सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ये हमको दिन प्रतिदिन अपने विकास के लिए करते रहना चाहिए। तभी आप कॉन्ट्रीब्यूटरी बनोगे ना। पार्टी में आपके चलते पार्टी को कितना मजबूती मिल रही है, इसको समझना होगा ना। इसलिए हमको योग्यता, ये कई बार हमको कार्यकर्ता मिल जाते हैं। मैं ऐसी चर्चा कि अब हमको समझाने की उम्र आ गई क्या? मित्रों, अंत समय तक, अंतिम सांस तक सीखना हमारा धर्म है, और उसी के तरीके से हम रेलेवेंट पॉलिटिकली होते हैं, इस बात को हमको समझना है। इसलिए हमारी योग्यता, हमारी उपयोगिता, हमारी परिपक्वता, हमारी स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी, आपको उपकरण बनना, अच्छा उपकरण बनना। अच्छा उपकरण तो तब बनोगे ना जब स्वीकार्य हो गए। तो स्वीकार्य तब होगा जब स्वभाव हमारा अच्छा होगा। परिपक्व हो गए तो चीजों से उछलोगे नहीं, उछले हुए लोगों को शांत करोगे और तब आगे बढ़ोगे। ये परिपक्वता आनी चाहिए, तो ये उपयोगिता होनी चाहिए। हमारी रेलेवेंस क्या है? और रेलेवेंस का मतलब ये नहीं कि पहले समस्या खड़ी करो और फिर रेलेवेंट बनो। रेलेवेंस का मतलब यह है कि आती हुई, दूर से देखी हुई समस्या को सुलझाने के लिए हमको क्या करना है, तो उसके बारे में हम सोचें। इस तरीके से हमको अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, हमारी बहुत बड़ी ताकत है, और मैं पवन राणा जी को और उनकी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं कि हम एक मास ऑर्गेनाइजेशन, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ है। हमारी मास फॉलोइंग भी है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सेप्टेड शख्सियत नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे हैं, और देश के नेता, दुनिया के नेता हैं। और वहीं हम नीचे बूथ तक एक कार्डर बेस्ड तरीके से हम काम कर रहे हैं। इसलिए बूथ रचना, इसको ये हमारी ताकत है, साइंटिफिक फंक्शनिंग की हमारी ताकत है, जिसको हमको संभाल करके रखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे इस मामले में बहुत खुशी है कि आप लोगों ने हिमाचल देश में अब एक मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसको कहते हैं हिमाचल मॉडल, और वो मॉडल है पन्ना प्रमुख का। ये कॉन्सेप्ट हिमाचल प्रदेश ने दिया है, और मैं फिर कहूंगा कि पवन जी ने उसमें एक सूत्रधार के रूप में काम किया। बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ पालक, त्रिदेव का सम्मेलन, पन्ना प्रमुख का सम्मेलन, ये सारा कुछ आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए आपको बधाई की आप पात्र हैं। और 22 मार्च तक आपको अपने आप को पन्ना कमेटी में परिवर्तित कर देना है। मुझे खुशी है, आप लोगों विस्तारक के रूप में निकले, लगभग 2300 लोग विस्तारक निकले, 500 लोग 30 दिन के लिए निकले, और आपने डिजिटली वेरिफिकेशन किया, और डिजिटली वेरिफिकेशन करके धरती पर आपने उन सारी चीजों को पकड़ने का प्रयास किया। मुझे याद है 3 सम्मेलन भी हुए थे पन्ना प्रमुख के। एक में अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी आए थे, एक में राजनाथ जी आए थे, एक में नितिन गडकरी जी आए थे, एक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आए थे। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे। ये दिस इज कॉल्ड हिमाचल मॉडल। अब इस हिमाचल मॉडल के बाद आपने इसको पन्ना कमेटी में अपने परिवर्तित करना है, उसमें भी हिमाचल ने लीड लेना है। ये इसका भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है। जहां तक कोविड के दौरान काम करने का सवाल है, मैं
पूर्वांचल की इकाई को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और फिर उस काम में यानी 23 लाख के आसपास आपने किया है। पीएम केयर फंड में आपने 2 करोड़ के आसपास आपने कंट्रीब्यूट किया है। सीएम सॉलिडारिटी फंड में आपने 8 करोड़ 8.5 करोड़ आपने दिया है। एक बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की इकाई को बधाई देता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो आपने काम किया, इस काम के साथ साथ आपने, जब सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी, उस समय आप लोगों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके समाज की सेवा की है। ये एक बधाई की आप बात है। सारी पार्टियां लॉकडाउन हो गई थी, मुझे याद है। और हमसे भी उस समय पूछा जा रहा था, आप क्या करोगे, आप तो बने अध्यक्ष और ये लॉकडाउन हो गया। मैंने कहा लॉकडाउन हो गया, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और आपदा को अवसर में बदलना मोदी जी ने सिखाया हमको, और मोदी जी ने बताया निकल जाओ घर घर और सेवा के लिए निकल जाओ। इतना बड़ा काम हुआ। 25 करोड़ के आसपास फूड किट्स दिए गए, लगभग 6 करोड़ के आसपास महीने भर का राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ पार्टी की तरफ से। अगर हमारे मजदूर भाई सड़कों पर जा रहे थे तो उनके लिए चरण पादुका का इंतजाम किया गया, भोजन का इंतजाम किया गया, हेल्थ चेकअप्स का इंतजाम किया गया, उनके ठहरने का इंतजाम किया गया ताकि उनको तकलीफ ना हो। हर तरीके का काम। हमारे बुजुर्ग लोग जिनके पास सप्ताह सप्ताह की दवा लेने की होती थी और उनके घर के बच्चे दूर सर्विस करते थे और उनको देखने वाला कोई नहीं था, उन लोगों को भी हम लोगों ने एक वॉलंटियर लगा करके महीने महीने की दवाई उनके घर पहुंचाई, उन बुजुर्गों की। ये भी हमारे लोगों ने सेवा की। मुझे खुशी है कि आप लोग इस तरीके से इस काम में आप जुटे रहे हैं। संपर्क अभियान आपका बहुत अच्छा रहा। डिजिटल माध्यम से आपकी वर्चुअल रैलीज हुई। वर्चुअल रैलीज में आपने आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़े हुए लोगों के, स्टेक होल्डर्स के साथ आपने संपर्क किया। आपने उनकी भी वर्चुअल मीटिंग्स की, आत्मनिर्भर भारत को समझाने का प्रयास किया। मैं ये सारी बातें कह रहा हूं ना, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये क्या काम किया उनके समझ से भी बाहर है। जो आपने काम किया है इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमें खुशी है, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार केंद्र होता है कार्यालय। इसलिए हर जिले में कार्यालय बने, इस बात को हम लेकर के चले। यहां भी मुझे पता चला है कि कांगड़ा में, पता क्या, मैं उसमें शामिल था, कांगड़ा, नूरपुर, पालमपुर, देहरा और सुंदरनगर और कुल्लू, इन स्थानों पर 6 कार्यालयों का शिलान्यास हो गया है, काम शुरू हो गया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी से निवेदन करूंगा कि वह बिना समय गंवाए तुरंत जमीन की व्यवस्था करें और तुरंत कार्यालय बनाए। कार्यालय सिर्फ ऑफिस नहीं होता है, वो हमारे संस्कार का केंद्र होता है, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का माध्यम बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए कार्यालय खड़ा करना ये भी हमारी जिम्मेवारी है। आप सब लोग करेंगे पार्टी की तरफ से, ऐसा मेरा मानना है। सुरेश जी ने आपको बताया ही कि आत्मनिर्भर पैकेज हो चाहे गरीब कल्याण पैकेज हो, दुनिया में पेंडेमिक की लड़ाई को मोदी जी ने जिस फ्रंट से लड़ा है, और हम जब दिल्ली की बात करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश, जिनका स्वास्थ्य व्यवस्था कई गुना अच्छा था, वो लड़खड़ा गए, वो असहाय हो गए। उन्होंने चुनाव में भी पराजय देख ली और चुनाव में भी मुद्दा बन गया। यह स्थिति आकर के देशों की रही और सब कुछ सोचते थे भारत क्या करेगा, भारत क्या करेगा। भारत ने दुनिया को, मोदी जी ने नेतृत्व प्रदान किया पेंडेमिक में। इस बात को हमको समझना चाहिए। 130 करोड़ का देश, जिस दिन कोरोना आया उस दिन हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी, जिस दिन कोरोना आया उस दिन हमारे पास एक वेंटिलेटर नहीं बनता था भारत में, जिस दिन कोरोना आया उस दिन एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था। लॉकडाउन की अवस्था में 3 लाख भारत के उद्यमियों से प्रेरित करके मोदी जी ने 3 लाख एक साल के अंदर वेंटिलेटर्स तैयार करवाए और इंडिजिनस वेंटिलेटर्स तैयार करवाए। आज भारत प्रतिदिन 5 लाख पर्सनल
प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहा है, पीपीई किट बना रहा है 5 लाख पर डे के हिसाब से। 2,500 से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी वो हो गई, 11 लाख से ज्यादा हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई। हमारा अगर ऑकरेंस हुआ तो हमारे सबसे ज्यादा रिकवरी रेट हमारी हो गई, मोर्टालिटी रेट सबसे कम हो गई। ये सब कुछ हुआ है तो ये सही नेतृत्व समय पर मोदी जी ने जो दिया उसके कारण हुआ। भी हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा नेता दुनिया को दृष्टि देने वाला, उन्होंने पेंडेमिक को कैसे देखा इसको समझना। ये छोटी घटना है क्या कि पैरासीटामोल, HCQ, ये दोनों 130 करोड़ की देश को पहुंचाया, 130 देश। अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन, 82 लाख के आसपास वैक्सीनेशन हो गया और इंडिजिनस वैक्सीन हमारी बनी और सारे देश कोई दूसरे देशों का नहीं खरीदना चाह रहा है। 16 देशों को अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए 16 देशों को आज भारत वैक्सीन दे रहा है और लाइन लगी हुई है देशों की जो हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो निश्चित रूप से लोकल फॉर वोकल की बात कही गई है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जयराम जी से भी निवेदन करूंगा कि हम सब लोग इस काम को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के लोगों को भेंट में कुल्लू की टोपी देते हों, किन्नौर की टोपी देते हों, कुल्लू की शॉल देते हों, चंबा का रुमाल देते हों, तो आप समझिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी हिमाचल के लोकल को वोकल करने में और ब्रांड बनाने में कितना बड़ा योगदान कर। हमारा काम होना चाहिए। अभी अभी हम राजदूतों के साथ पार्टी में बैठक करने वाले हैं। हम हिमाचल की उसमें से चीजें दी जाएंगी, हम इसको पॉपुलराइज करेंगे। दुनिया में इसकी छाप बननी चाहिए। लेकिन उसमें हम हर जिले में इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो उसका हमको लाभ मिलेगा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जहां तक हिमाचल का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल को, और ये देखिए आपको प्राउडली कहना चाहिए कि जब जब एनडीए की सरकार आई है हिमाचल मुख्य धारा में आया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो विपक्ष में रहा हुआ, लंबे समय विपक्ष में गुजरे हैं। महेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हमारे रवि जी बैठे हैं, सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों की स्थिति क्या होती थी। गुलाब सिंह जी बैठे हैं, हम सबको मालूम है कि हमारी स्थिति क्या होती थी। विपक्ष में लंबे समय बैठे हुए, हमें मालूम है केसी पंत साहब के सामने हम फाइनेंस कमीशन के सामने गए थे, क्या हुआ था वो भी हम सबको मालूम है। हमें मालूम है सालवे साहब के समय में, इस जमाने में हमारे से स्पेशल कैटेगरी स्टेट ले लिया गया था। और हमें वो भी मालूम है कि जब धूमल जी मुख्यमंत्री बने, अटल जी से जिसको हम लोग कहते हैं रोज में लेखा दिखाते थे और 200 करोड़ और 250 करोड़ और 300 करोड़ एक्स्ट्रा लेके आ जाते थे। हिमाचल मेन फोकस में था। हर आदमी कहता था अटल जी हिमाचल को अपना घर मानते हैं। ये खाती थी और वही मोदी जी ने किया। बिना मांगे हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेट हिमाचल को लौटाई, बिना मांगे। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम पावर की, अब ये अटल टनल लोग नहीं जानते, और मैं आपको बताता हूं, आप भी नहीं बोलेंगे तो लोग भूल जाते हैं और बताना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग शर्माए ना। कई बार होता है इसको तो मालूम नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम होता है, बताना पड़ता है। और एक बार नहीं बताना पड़ता, कई बार बताना पड़ता है। और एक बार नहीं बताना पड़ता, रटाना पड़ता है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको एक घटना सुना देता हूं मैं। अटल जी ने अटल टनल का शिलान्यास किया। शिलान्यास के बाद सरकार बदल गई, ठंडे रास्ते में पड़ गया, प्रोजेक्ट लगभग बंद हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था, कहीं उसकी राजनीतिक चर्चा नहीं थी। मुझे याद है धूमल जी के साथ हम मनाली में गए थे, प्रेनी में, वहां बैठे थे गपशप। उन्होंने पूछा वो अटल टनल का, उन्होंने कहा लाहौल स्पीति के टनल का क्या, मैं जा रहा था ले, तो बोले कितने टाइम लगता है, कैसे जाओगे,
और कितना समय लगेगा, खुद चलाओगे, ऐसा करके मेरे से पूछा उन्होंने। मैंने उनको जवाब दिया कि 2 दिन लगेंगे, आज लाहौल स्पीति केलांग रुकूंगा, फिर वहाँ से चलूंगा, फिर सुबह खुद ड्राइव करोगे, हाँ ठीक है। फिर उन्होंने अपने से पूछा वो टनल का क्या हुआ। मैंने कहा जी अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, पत्थर वहीं का वहीं है। ये पत्थर मेरे लिए मेरे सीने पर पत्थर के रूप में, ये उन्होंने कहा। हमने कहा था ये व्यर्थ नहीं जाएगा, जरूर वहां हम टनल बनाएंगे। आपको पता है उसके बाद कई लोगों ने शिलान्यास किया, कई कुछ किया, कई कुछ हुए, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी आए, वॉर स्केल में काम शुरू हुआ और मोदी जी ने खुद मॉनिटरिंग की। आज वो अटल टनल सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, पूरे डिफेंस के लिए वो एक रास्ता बन गया। इसको हमको समझना है। ये छोटी घटना है। 14,000 से ज्यादा किलोमीटर की सड़क बॉर्डर में बन गई। एक राजनीतिक दल था वो चर्चा करता था कि बॉर्डर पे, एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डर रोड्स। एक समय ये अंतर होता है राजनीति का, सही आदमी के बैठने का और गलत आदमी के बैठने का। मैं कई बार, पिछली बार भी मैंने कहा था कि उजाले का मजा लेना हो तो अंधेर की मुसीबत को समझना सीखो। ये अंतर होता है, एक नेता अंधेरे में ढकेल देता है और एक नेता आपको उजाले की ओर ले जाता है, रास्ते की ओर ले जाता है। ये हमको समझना चाहिए। एक पार्टी आगे लेकर के चलती है और वो हमारे लोगों ने किया, मोदी जी ने किया। आज ये डिफेंस रोड्स, आज आपने देखा होगा, चाहे डोकलाम से लेकर के गलवान वैली की बात कर लीजिए, कहीं की भी बात कर लीजिए, जिस तरीके से भारत ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया है मोदी जी के नेतृत्व में, 130 करोड़ के देश के जनता की छाती चौड़ी हो जाती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये उजाला योजना, ये उज्ज्वला योजना, ये आयुष्मान भारत, ये हिंद केयर, ये हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, ये छोटी घटनाएं नहीं है, इनको आप छोटा मत लीजिएगा। लेकिन हाँ, जो काम किया है वह जनता तक ठीक से पहुंचे। लास्ट माइल डिलीवरी, और लास्ट माइल डिलीवरी के साथ साथ उस व्यक्ति को के दृष्टि से सरकार ने जो काम किया है वह भी समाज में उसको भी प्रतिपादित करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। हम लोग कई बार इसमें बहुत, अब हमसे कई बार बोल देते हैं कि आप उज्ज्वला योजना, उजाला योजना की बात करते हैं, क्यों नहीं करें। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, किसी भी वार्ड में चले जाओ, आपको 10 से 12 वार्ड में बुजुर्ग मिल जाएंगे अपने फेफड़े सुखा के बैठे हुए। आपको कम से कम 15 से 20 महिलाएं मिल जाएंगी, लेडीज वार्ड में चले जाओ, जिनके फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं, बहुत दिक्कत में है। कारण क्या? रसोई का चूल्हा, चूल्हे का धुआं। आज अब आप देखिए, पल्मोनरी डिजीज धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। अब जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, आप और हमारे जैसे लोग, उनको ये तो समझना पड़ेगा ना कि भाई उज्ज्वला योजना से कितना अंतर आया है। अगर हम 1.5 करोड़ लोगों को 17,500 करोड़ रुपए खर्च करा करके मेजर ऑपरेशंस करा करके गरीब लोगों को बचा लेते हैं, तो क्या इस बात को हमको प्रतिपादित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे याद है, मैं अपने राज्यसभा का सदस्य बना है, मैं चला गया ब्रह्मपुत्र में, आप और हम साथी रहते, तो वहां एक लिफ्ट मैन था। जब मैं ऊपर से उतरना, मेरी आदत है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ गपशप लगाता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ और कुछ हंसी मजाक की भी बात कर लेता हूँ, ताकि उसको मैंने देखा हमेशा सीरियस, बटन दबाना, खड़े हो जाना, उतर जाना, चले जाना, नमस्कार सर। मैंने एक दिन पूछा कि तो इतना सीरियस क्यों रहता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। फिर मैंने अपने छोटे बेटे को कहा कि इससे जरा पता करो कि क्या बात है। तो उसने बताया कि उसकी श्रीमती जी को हार्ट की बीमारी है, ऑपरेशन में 1.5 लाख रुपए लगेंगे। ये ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वह एक साधारण सा लिफ्टमैन है और वह उसको दवाई देता है, उस दवाई से काम चल नहीं रहा है और वाइफ की तबीयत ऐसी हो गई है कि वह 10 कदम भी नहीं चल सकती। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो उसको बोलो कि कल वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चला जाए, और वहाँ मैंने डॉक्टर का एक नाम बताया उससे मैंने बात की। एक फंड होता था, उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं था, एक फंड होता था, रोटेटिंग फंड होता था, जिसको MS मेडिकल सुपरिंटेंडेंट उसमें से बिल बना करके गरीब आदमी को बांट सकता था। तो मैं कहा बना दो, इसका कर दो।
तो उन्होंने कोई 75,000 का बिल बना करके रिबेट करके लगा करके दे दिया, जो उन्होंने कहा, उसका ऑपरेशन हो गया। उसके चेहरे की खुशी जो मैंने देखी और मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला, कितनों के घरों की कहानी होगी, सोचो ना आप, कितनों के घरों की कहानी होगी। और आज मोदी जी के कारण 1.5 करोड़ लोगों ने यह फायदा उठा लिया है, इस बात को हमको समझना। तो अब हाँ ये तो होता ही है, होता नहीं है भैया, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बूथ पर रगड़े खाने पड़ते हैं, एक एक को लाना पड़ता है, वोट डलवाना पड़ता है, कमल खिलाना पड़ता है, मोदी जी को आगे लाना पड़ता है, किशन कपूर जैसे को पूरी वोटों के साथ जिताना पड़ता है, तब जाकर के धारा 370 समाप्त होती है, आयुष्मान भारत आता है, तब जाकर के विकास होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। सी वी आर दी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज। हम परिवर्तन लाने वाले माध्यम हैं। आप लोग सबको बड़े हंस रहे कि कृष्ण कपूर जी को जिताना पड़ता है, सबको जिताना पड़ता है। क्षमा करिएगा, मतलब कपूर साहब अपने ऊपर आप नहीं लेना, सबको जिताना पड़ता है। मैं देख रहा था कुछ चेहरे, तो मैंने कहा मैं क्लेरिफाई कर दूं, नहीं तो कल पत्रकार बाकी सब मेरा आयुष्मान सब चला जाएगा। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए कि लीडरशिप का अर्थ क्या होता है। आज आप बताइए, हमारे देश का कॉन्फिडेंस लेवल ये वैक्सीन आने के कारण हुआ है कि नहीं हुआ है? ये छोटी घटना है क्या? आप बताइए कि हमारे यहां सबसे अच्छा रिकवरी रेट हुआ कि नहीं हुआ? सबसे कम डेथ टोल हुआ कि नहीं हुआ? जान किसी की भी जाए दुखदाई होती है, लेकिन सबसे कम हुआ कि नहीं हुआ? ये नेतृत्व का इसमें प्रमाण है कि नहीं है? आप बताइए, हमारे हेल्थ वर्कर्स को जितना मजबूती मोदी जी ने दिया उतना किसी ने दिया? तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है। वैसे ही आप यहां की बात उठा लीजिए। अब ये कहना आसान लगता है, लेकिन आप हमारी सरकार ने, यहां जयराम जी की सरकार ने अगर ये हिम केयर शुरू किया तो ये कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं देता है कि एवरी मैन इज नाउ इंश्योर्ड। ये हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस ये छोटा काम है क्या? हाँ, ये जरूर है कि मनुष्य का स्वभाव होता है, जो मिल जाता है उसकी चर्चा कम करता है और दूसरों की चर्चा ज्यादा करता है। लेकिन हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काम है, आगे भी करेंगे, यह भी करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही ने किया है, यह बात हमको बताने की आवश्यकता है। यह हमको अच्छे से रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, अब मैं कई बार खुश भी होता हूं और आप सब लोगों को देख करके प्रफुल्लित भी होता है। किसके पास इतनी ताकत है? किसके पास इतनी ताकत है? कौन है? और पता नहीं आप लोग इसमें से मजा लेते हैं कि नहीं लेते। मैं तो याद होता हूं, आज मैंने चर्चा की, आज से 15 साल पहले मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के आए थे, उनका स्वागत हमने राजा के तालाब में किया था, दिल्ली से मैं लेकर के आया। आज आपने मेरा भी स्वागत किया। उस समय अगर 5,000 लोग, 6,000 लोग जुट जाते थे तो हम समझते थे कि एक परिवर्तन आ गया। आज 5,000, 4,000 लोग इकट्ठे हो तो कोई पूछता, भाई कुछ कमी रह गई थी क्या? इतनी संख्या, इतनी ताकत कहां से आई? वोट में भी हम 3 लाख से आगे, 4 लाख से आगे, 5 लाख से आगे। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि अहम में आना नहीं है और कभी भी कॉन्फिडेंस में आकर के सुस्त नहीं होना है। राजनीति हमेशा खिंचाव के साथ ही चलती है, ताकत के साथ ही चलती है, उसको संभाल के रखना। और मैंने तो कई बार कहा, वो मैं आपसे फिर कह दूंगा कि देखिए, दुर्गा और लक्ष्मी वहीं रहती टिकती हैं जहां इनकी इज्जत होती है। जहां इनकी इज्जत नहीं होती वहां टिकती नहीं है। इसलिए हम सबका काम है कि हम इसको इज्जत भी दें, ये ताकत जो लोगों से हमको मिली है उसको संभाल करके भी रखें, उसको आगे बढ़ाएं और यहाँ प्रदेश सरकार में जो अच्छा काम चल रहा है उसको समर्थन भी दें, पूरी ताकत भी लगाएं। ये जो आपने पंचायत के चुनाव जीते हैं, इसके लिए मैं फिर से आपको बधाई देता हूं, आप सब लोगों की मेहनत के लिए बधाई देता हूं। और नए चुने हुए प्रतिनिधि को हमेशा एक बात बताना चाहता हूं कि ऑलवेज बी वेरी वेरी सिंसियर टू योर वोटर। हमेशा, ये आपकी पूंजी है, ये आपका आभूषण है, ये आपकी ताकत है, ये आपका साध्य है। साधना जिसके लिए आप कर रहे हो वो लोग हैं, उनको संभाल के रखना ये हमारा काम है। इसको आप सब लोग बखूबी करेंगे
और भारतीय जनता पार्टी की इस ताकत का हम उपयोग करते हुए, पॉलिटिक्स हम लोगों के लिए माध्यम हो सकता है, लक्ष्य नहीं हो सकता, इसलिए उसको हम माध्यम मानते हुए देश को आगे बढ़ाने में हम सक्षम भूमिका अदा करेंगे। सुरक्षित देश, मजबूत देश, हर एक तरीके से आगे बढ़ने वाला देश, इसको हम आगे बढ़ा करके ले चलेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अब देखिए, फिर बार बार इतनी बातें याद आ जाती हैं, और 6 साल के अंदर लगभग मोदी जी ने 80 मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा दिए, 80 मेडिकल कॉलेजेस तय कर लिया कि हर 2 लोकसभा में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज होगा। ये नेता के फैसले के कितना प्रमाण है, कितना फर्क पड़ता है। आज आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में हो रहा है, नाहन में हो रहा है, चंबा में हो रहा है, और मंडी में हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गए, इतने कैंसर सेंटर्स आ गए, इतनी मदर एंड चाइल्ड सेंटर्स आ गए। ये विकास की जो कहानी है, ये इन विकास की कहानी का कारण है कि एक साधना के साथ लोगों की सेवा करने का लक्ष्य मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के कारण बना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसी तरीके से लेंगे। कुछ बातें मेरे मन में आई थी तो वो मैंने आपके साथ चर्चा की है। इसका कोई एक दूसरे से तारतम्य ऐसा नहीं था, जो मन में आया मैंने आपसे चर्चा की है। लेकिन आप सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे, और कॉम्प्रीहेंड करके आप ज़रूर अपने में उतारने का प्रयास करेंगे। एक सच्चे सिपाही के रूप में आप पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और आपके सभी स्थानों पर पार्टी कमल खिलेगा, इस विश्वास के साथ आपने मुझे सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सदस्यों के लिए अस्मरणीय रहेगा। महोदय, आपका ये मार्गदर्शन जहां संगठन को मजबूती प्रदान करेगा, वही मिशन 2022 के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। मैं माननीय नड्डा जी, आप मां चामुंडा जी के चरणों में धर्मशाला आए हैं। बंगाल का चुनाव अगला आपका सबसे बड़ा मिशन है।